नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए बच्चों विज्ञान का क्वेश्चन पेपर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में जो अधिक बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बच्चों आपकी जो तैयारी है एक बेहतरीन लेवल पर हो जाएगी अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रेडी कर लिया। तो बच्चों यकीन मानो आपका प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम 95% सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड के जैसे सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इसके अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर लगभग हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। अगर वो आपने सारे के सारे यहाँ पर तैयार कर लिए तो फिर बच्चों आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप आराम से रहिएगा, आपकी विज्ञान में बेहतरीन लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर विज्ञान के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताऊँगा। जैसे कि बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बच्चों 20 MCQ आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो बच्चों आपको MCQ अपनी OMR शीट पर भरने होते हैं। आपको अपनी OMR शीट पर भरने होते हैं। तो कई बार बच्चे करते क्या है, सारे के सारे 20 MCQ के आंसर एक साथ निकाल लेते हैं, देन अपनी अपनी OMR शीट पर वो आंसर को इंक्लूड कर देते हैं। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हमारे जो आंसर हैं आगे पीछे हो जाते हैं, फिर हम लोग उसमें वाटर का प्रयोग कर देते हैं। तो बच्चों जब हम लोग वाटर का प्रयोग अपनी OMR शीट पर कर देंगे तो वो बच्चों हमारे आंसर मान्य नहीं होंगे। आपको इस सभी को पता होगा कि इसीलिए बच्चों आपको अपनी OMR शीट पर वाटर का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपको आंसर वो मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे आपका पहला MCQ सॉल्व हो गया तो बच्चों हमारे हिसाब से आपको उसी टाइम अपनी OMR शीट पर, जैसे कि आपका पहला वाला क्वेश्चन ए है, या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो आपका जैसे पहले वाला क्वेश्चन आपने पता कर लिया, इसका भाई यहाँ आंसर ए वाला होगा, तो आप उसी टाइम आंसर ए को ऐसे रंग में कर देना है। मतलब कि आपको बाद में एक साथ नहीं करना है, या आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपने बाद में एक साथ कर दिया तो बच्चों फिर आपके आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको अपनी प्री बोर्ड एंड बोर्ड परीक्षा में प्रयास करना है कि जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे और पेंसिल वाले रंग से डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग रंगीन डायग्राम बनाएंगे तो आपको जो चित्र है काफ़ी बेहतरीन बन जाएगा। अगर आपका चित्र सही नहीं भी लगेगा तो भी सही लगने लगेगा। तो सभी कृपया करके यहाँ पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर चित्र बनाइएगा, और राइटिंग का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। हेडिंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको जो कॉपी बेहतरीन लेवल की लगे। बच्चों हम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आपको पूरा बताएंगे, आपको कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। सिर्फ आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ये सारी बातें आपको बच्चों फॉलो करनी है, और जो बातें बचेंगी वो हम आपको क्वेश्चन के साथ बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों सबसे पहले आपको आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने हर एक प्रश्न नीचे उनके आंसर लिख दिए हैं। कई बार बच्चों को आंसर यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने उनके आंसर लिख दिए ताकि उनको आंसर वो लिख सकें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग कितना होता है। सभी को पता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा प्रकाश का वेग होता है। इसके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो सभी को पता है जो विद्युत हमारा प्रतिरोध होता है आर होता है, उसकी बच्चों इकाई ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। एम्पियर यहाँ पर हमारी धारा की इकाई होती है। वाट हमारी शक्ति की इकाई होती है। वोल्ट यहाँ पर हमारी वोल्टेज की इकाई होती है। तो आपको सारी इकाइयाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब कि जो सूर्य में इतना अपार ऊर्जा है सूर्य के पास, तो उसमें ऐसी कौन सी यहाँ पर मुख्य स्रोत उसके पास है जिसके कारण उसके पास बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है। तो बच्चों सभी को पता जो हमारा सन होता है उसमें बच्चों यहाँ पर नाभिकीय
संलयन की क्रिया चलती है। कौन सी क्रिया उसमें चलती है? नाभिकीय संलयन की उसमें क्रिया चलती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? मतलब कि जो हमारा चालक का वैद्युत प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तो सभी को पता होगा जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध का जो हमारा फार्मूला होता है रो बराबर L अपॉन ए। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लंबाई पर भी करता है निर्भर, क्षेत्रफल भी करता है निर्भर, मतलब कि उसकी मोटाई पर भी, लंबाई पर भी, और जो हमारा चालक का तार होगा वो किसका बना हुआ है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जो ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है चालक की मोटाई पर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चालक की लंबाई पर, बिल्कुल सही बात है। चालक की मोटाई पर, ये भी सही बात है। चालक की सामग्री पर, मतलब कि चालक किससे बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि कॉपर का वायर अलग होता है, एल्युमिनियम का वायर अलग होता है, सबका जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? वो जो सभी को पता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका अणु भार कितना होगा। तो बच्चों अणु भार निकालने के H का अणु भार कितना? 1 × 2 करेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। अब प्लस बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो 16 होता है, मॉलिक्यूल वेट हमारा 16 होता है। तो 16 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 18। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे जो हमारा जल का अणु भार है वो हमारा 18 होता है। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सौर ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जो हमारी सूर्य से मिलती हुई जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा, उसको हम लोग किस ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं? तो बच्चों सौर, जैसे कि हमारा ये सूर्य है, आपने देखा होगा कि हमारी छत के ऊपर लगा होता है इस प्रकार का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जो हमारी ऊर्जा इस पर गिरती है उसको हम लोग वैद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग बच्चों तापीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की ऊर्जा में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, धातु में विद्युत धारा का मुख्य भाग कौन होता है? मतलब कि जो हमारी धातु है इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है इसका काम कौन कर रहा है? सभी को पता है जो हमारे धातु पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही धारा को प्रभावित करने में सहायक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहाँ पर कह रहा है, वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है वैद्युत धारा को नापने के लिए बच्चों अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर किसके काम में उपयोग किया जाता है, मतलब इसका किस काम में उपयोग किया जाता है। आपको इसका आंसर बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, किस गैस को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है? सभी को पता है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मानव लोग होते हैं उनको बच्चों जीने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं वो केवल ऑक्सीजन को ही यहाँ पर अवशोषित कर पाएंगे। इसी कारण यहाँ पर हमको जीने के लिए बच्चों ऑक्सीजन ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है किस कारण से होता है। सभी को पता है कि माध्यम में गुणों का परिवर्तन का कारण, बिल्कुल सही बात है। जो माध्यम होते हैं उसमें गुणों का परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला माध्यम वायु है, नीचे वाला माध्यम यहाँ पर हमारा जल है। क्या है? जल। आपको सभी को पता होगा। तो बच्चों जल में वायु में जो हमारी प्रकाश होता है उसकी चाल अलग होती है, और यहाँ पर जो हमारी जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, तो थोड़ा सा बैंड हो जाता है अभिलंब की ओर। ये हमारा क्या होता है? अभिलंब। इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये जो हमारी रे आती है ये बच्चों अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर कह रहा है,
माध्यम के गुणों में परिवर्तन, यानी कि जो माध्यम है उसमें गुणों में परिवर्तन होता है, इसी कारण यहाँ पर उनमें अपवर्तन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है। बच्चों क्वेश्चन 11 कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अणुओं की संख्या क्या होती है। जैसे कि बच्चों आपका यहाँ पर H2 है, प्लस मैं O2 कर दूं तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन केवल मात्र 2 अणु हैं, तो इनको हमको 4 अणु बनाने पड़ेंगे, यानी हमको आगे 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 2 हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 2 हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब हमको 2 लगाना पड़ेगा, मतलब कि अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 ही अणु हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 ही अणु हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में अणुओं की संख्या कैसी होती है? स्थिर होती है, कह सकते हैं समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पौधों की जो पत्तियों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कह रहा है कि ध्वनि तरंग का प्रसार किस प्रकार का होता है। मतलब कि वो अनुदैर्घ्य चलती हैं कि अनुप्रस्थ चलती हैं, किस प्रकार से वो चलती हैं वो आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी साउंड वेव होती हैं वो बच्चों हमेशा अनुदैर्घ्य माध्यम में चलती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन 14 यहाँ पर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल किसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसे प्रभावित करता है। जैसे कि आपका ये सूर्यमंडल है, ये आपका यहाँ पर सूरज है, तो ये आपके यहाँ पर बुध हो जाएगा, जो आपका ग्रह है बुध, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर सभी पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो हमारा चांद होगा उस पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कह रहा है केवल पृथ्वी को गलत है, केवल चंद्रमा को गलत है, केवल सूर्य को गलत है, सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर प्रभावित करता है। इसी कारण यहाँ पर जो हमारे सारे ग्रह हैं बंधे हुए हैं, कहीं छूटकर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है। ये भी आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने हमारे एलिमेंट होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आवर्त सारणी हमारे कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चों अम्लों का स्वाद कैसा हो, सभी को पता है खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्लों का जो हमारा स्वाद है वो बच्चों खट्टा होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि जल वाष्प से वर्षा का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं। जैसे कि आपके ये बादल है, आपके इसे बादल हैं, यहाँ पर आपका तालाब था जो हमारा पानी वाष्प बनकर ऊपर संघनित हो गया। कैसा हो गया? संघनित हो गया, छोटी छोटी बूंदों के आकार में संघनित हो गया। यही हमारा वर्षा हो जाता है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये बच्चों जमीन में बरस जाता है। इसको हम लोग इस क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन, मतलब कि जमना। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब हो जाता है संघनन, मतलब हो जाता है इकट्ठा होना। क्या होता है? इकट्ठा होना। इसका अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कह रहा है कि बैटरी का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बैटरी का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सभी को पता, जो हमारी बैटरियाँ होती हैं, जो हमारी सेल होती हैं, उनका जो बच्चों मेन काम होता है वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना, मतलब कि वैद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करना, कह सकते हैं उनको वैद्युत ऊर्जा को वो इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा का संग्रहण करना। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है।
तो जो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। आप लोग ध्यान रखेंगे न्यूटन जो है ये हमारा बल का मात्रक। क्या है? बल का मात्रक। तो बच्चों बल के मात्रक कभी कभी इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, न्यूटन को कभी कभार इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और बच्चों कभी कभी जूल को जो है, जूल का जो हमारा फार्मूला होता है, वर्ग का फार्मूला होता है, वो बच्चों यहाँ पर हमारा होता है विस्थापन इनटू में बल। तो यहाँ पर विस्थापन डी मान लेते हैं, बल यहाँ पर हम एफ मान लेते हैं। तो न्यूटन मीटर भी हमारा इसका मात्रक हो सकता है, न्यूटन मीटर। तो आप इस प्रकार इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है घुमा फिरा के। ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो हमारा एलिमेंट है वो अधातु है। कैसा है? अधातु है। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि जो हमारी क्लोरीन Cl2 गैस है वो बच्चों यहाँ पर हमारी अधातु गैस है। कैसी गैस है? अधातु तत्व है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों आपका यहाँ पर खंड बा से आपके वर्णनात्मक प्रश्न आ जाते हैं। तो आप सभी लोग अपने बोर्ड या प्री बोर्ड की कॉपी में पहले पेज पर बढ़िया बढ़िया डाल देंगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद नीचों बीच में आप डाल देंगे प्रश्न नंबर 1 डालकर उत्तर कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। इसके बाद देन आप इसको लिखना प्रयास कर देंगे। उत्तर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है प्रश्न संख्या 1 जो भी आपकी हो, नीचे हेडिंग डालकर लिखने लगना है। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आपको फिजूल के शब्द नहीं लिखने, जैसे कि उत्तर संख्या 1, क्योंकि वो आपकी पहले से उसमें ऊपर लिखा होता है, उत्तर पुस्तिका आपका पहले से ही लिखा होता है। तो आपको बच्चों फालतू में बायात चीज़ें नहीं लिखनी है, उत्तर पुस्तिका वगैरह। जो भी आपसे पूछा जाए सिर्फ आपको उतना ही जवाब देना है, तभी आपका बच्चों टाइम बच पाएगा, आप अच्छे प्रकार से लिख भी पाएंगे। तो आप उसी प्रकार से लिखने का प्रयास करिएगा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आपको वही आंसर लिखने जो कि आपको यहाँ पर सही सलामत पता हो। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की जो लंबाई है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। तो यहाँ पर कह रहा है इस लेंस की वस्तु से दूरी 4 है, तो प्रतिबिंब की दूरी v में क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उनकी दूरियों का आपको अनुपात बताना है, उसमें क्या अनुपात होगा, उनमें क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका 4 नहीं है, यहाँ पर आपका u लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर आपका बच्चों 4 की जगह आपका यहाँ पर u लिखा है। क्या लिखा है? u, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हम लोग v से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की लंबाई और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसका जो आपको अनुपात दिया गया 1:4 दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेंस के द्वारा वस्तु से दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का आपको अनुपात बताना है। मतलब कि आपको u/v का अनुपात बताना है, क्या अनुपात होगा, क्योंकि आप सभी को पता आपको इसका अनुपात ही बताना है। क्या बताना है? अनुपात। तो सभी को पता है प्रतिबिंब की जो हमारी, इसको I डैश से कर लेते हैं, और जो वहाँ पर हमारी वस्तु की जो लंबाई है उनको I से कर लेते हैं। जो इसका अनुपात होता है यही उसका भी अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका हमारा आंसर हो जाएगा u/v का जो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1:4। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि बच्चों विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक लिखना है। तो अभी मैंने ऊपर आपके MCQ में बताया था विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वो आपको R वाला फार्मूला भी लिखना, R=BI वाला फार्मूला भी लिखना है। ठीक है, V=RI। क्या होता है? V=RI, उसको आपको फार्मूला भी लिखना है। इसके बाद आपको मात्रक भी लिखना है। क्या लिखना है? मात्रक भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों में संयोजन के लिए सूत्र भी बताइए। मतलब कि आपको बताना है कि श्रेणी क्रम में जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनको किस प्रकार जोड़ा जाता है, और उनके संयोजन के आपको सूत्र भी बताना है। क्या बताना है?
सूत्र भी बताना क्या सूत्र होगा। सभी को पता है श्रेणी क्रम के लिए R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका फार्मूला होता है, वही यहाँ पर आपको बताना था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है एक बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी वैद्युत ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी वैद्युत ऊर्जा। तो सभी को पता है सूत्र हमारा क्या होता है, आई बराबर आपको फार्मूला लिखना है कितनी वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना है। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, सेकेंड भी दिया गया है। और यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर आवेश का सूत्र क्या होता है, आपका आवेश का सूत्र होता है वैद्युत धारा अपॉन समय। तो यहाँ पर आपका ये समय सूत्र हो जाता है, तो आप इसका यहाँ पर त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसको फिर से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है वैद्युत धारा, तो सभी को पता है बच्चों वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, मैं शायद थोड़ा सा पहले गलत बता दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आवेश अपॉन में समय। ठीक है, तो समय आपको दिया गया, आवेश आपको इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। जैसे आपको करना है, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे हमारा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको समय से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर से ऊपर जाएंगे तो आपको 12 हो जाएंगे, यह आपका 8 4 12, यहाँ पर आपका 19 है, तो यहाँ पर आपको माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई माइनस के 7, आपका यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा। इतनी आपकी एम्पियर धारा हो जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या, आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो हमारा चार्ज होता है वो इतना होता है। तो इतने जैसे कि हमारे पास कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, उस पर हमारा चार्ज 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस इतना हमारा चार्ज है। तो अब मैं अगर कह दूं कि 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इसी प्रकार से मैंने 10 की पावर 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछी गई दिशा तो सभी को पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब कि यहाँ पर आपसे कह रहा है ए से बी, तो हमारी क्या हो जाएगी दिशा, बी से ए, क्या हो जाएगी, बी से ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, तो दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का जो हमारा निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपसे क्षमता पूछा गया, तो पी की जो बच्चों यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस का 3 यहाँ पर डायोप्टर, यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा 3 डायोप्टर। अगर बच्चों आपको कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, नहीं सॉल्व कर पाए, तो हमसे आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं बाकायदा आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 15 वैद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह का विद्युत का खर्चा कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एक माह का विद्युत का जो खर्चा होगा वो हमारा 900 रुपये होगा। अगर बच्चों आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ इस नंबर पर हमको पूछ लेना है। जो भी आपका डाउट होगा बच्चों पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा सारे आपके डाउट बच्चों क्लियर करेंगे, सिर्फ आपको इस नंबर पर पूछना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक 0.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को यहाँ पर 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर के मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री के कोण पर रखा है, तो तार पर कितना बल लगेगा। तार पर आपसे बल पूछा तो सभी को सूत्र पता है, F बराबर BIL साइन थीटा। ये वाला आपको यहाँ पर फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका उपखंड, यहाँ पर आपका उपखंड खा आ जाता है।
तो यहाँ पर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों आपको केमिस्ट्री को कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नौसादर की NaOH और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस के विलयनों के साथ आपको अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहले आपको नौसादर यानी कि NH4Cl की क्रिया आपको NaOH के साथ करानी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा NaCl बन जाएगा, प्लस में आपका अमोनिया बन जाएगा, एंड बच्चों आपका जल निकल जाएगा। तो ये आपकी नौसादर की क्रिया NOH के साथ हो जाएगी। इसके बाद आपको नौसादर की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ होनी है। तो NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस टू एरो, तो आपका बन जाएगा CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O, ये आपके रासायनिक समीकरण हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटेनोन 3 आपको संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो पेंटेनोन को कैसे लिखेंगे आप लोग, CH3 CH2 CH2 CH2, इसके बाद आपको पेंटेनोन यानी कि O समूह लगाना है, इसी आपका पेंटेनोन 3 हो जाएगा। 1 2 3, तो 3 पर आपका ओन लग गया पेंटेनोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 2 प्रोपेनॉल, क्या कह रहा है 2 प्रोपेनॉल, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 OH समूह का ऑल, तो मैंने लगा दिया OH समूह, तो 1 2 आपका 2 पर लग गया OH समूह जो हमारा होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच आपको रासायनिक अंतर समझाने के लिए परीक्षण लिखना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सक्रियता जो हमारी यहाँ पर वो होती है, श्रेणी होती है, इसके मध्य में धातु के कार्बोनेट अयस्कों से शुद्ध धातुओं के निष्कर्षण करने के चरणों लिखने। ये इस क्वेश्चन को आपको तैयार नहीं करना है, ये बाय द वे कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको अच्छे प्रकार से तैयार नहीं करना है, ठीक है, आपके लिए बकवास क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया का विधि लिखना है। ये आपके लिए मैं कह सकता हूँ 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। इसी में आपसे पूछ देता है कि मिसेल का कार्य बताइए, तो उसी में ही आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि बच्चों अगर आपको ऊपर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, योगात्मक अपक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, ये आपको सारी की आपको डिटेल में बतानी है, ठीक है, डिटेल में बतानी है। देखो बच्चों, आप जब ये रासायनिक समीकरण लिखें तो इनकी परिभाषा भी लिख दें और एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल भी लिख दिया करो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका उपखंड गा आता है, तो ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन है। तो बच्चों बायोलॉजी के सेक्शन में आपको कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, आपको अपने मन से बना कर कुछ भी लिखना है, पर आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर बच्चों आपके जो मार्क्स हैं आपको कम आएंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको बच्चों क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, जो भी आपको क्वेश्चन ना आए उसे आप बना कर जरूर लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शुद्ध लंबे पौधे जो हमारे टीटी होते हैं और शुद्ध बौने यहाँ पर हमारे स्मार्टी होते हैं, तो पौधों के मध्य बच्चों एक संकर से प्रथम पीढ़ी F1 के वंशज किस प्रकार प्राप्त होंगे, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो हमारे मेंडल के नियम है उसी के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, द्वार गार्ड कोशिकाओं का आपको वर्णन भी करना है। मतलब कि आपको जो स्टोमेटा फिगर होता है उसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। वो जो आपको रंगीन बनाना, आपको रंगीन वाली पेंसिल से बनाना। अगर आपका डायग्राम अच्छा नहीं होगा तो भी आपका डायग्राम अच्छा लगने लगेगा, ऐसे आपको नंबर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है रुधिर व लसिका में आपको 4 अंतर लिखने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है धमनी और
सिरा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है। नामांकित चित्र द्वारा मूल दाब के प्रदर्शन को आपको वर्णन करना है। अथवा में कह रहा है कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन के 3 लाभ लिखिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, पर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। वृक्क नलिका नेफ्रॉन का आपको बढ़िया सा डायग्राम बनाना। ये जो डायग्राम है वृक्क नलिका, जब हमने हाई स्कूल का पेपर दिया था तब भी बच्चों आया था, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना, सबसे पहले बताना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण डाल देंगे, उसके बारे में प्रॉपरली लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे घटक हैं वो आप घटक लिखेंगे। इसके द्वारा आप सिद्ध करेंगे कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इतना महत्वपूर्ण होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप अपनी भाषा में बना बना कर जरूर लिखिएगा। छोड़ने से बेहतर है उसमें कुछ लिख देना, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स बच्चों 100% मिल जाएंगे। ये मुझे 100% की गारंटी है। तो बच्चों आपको अपने बोर्ड एग्जाम में स्केच पेन ले जाना है, नीले काले 4 पेन ले जाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक पेन खराब हो जाता है, तो आपको बातें ध्यान रखनी, सारी की बातें। अगर ये बातें भूल जाएंगे तो फिर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पेन खराब हो जाते हैं, स्केच खराब हो जाता है। तो बच्चों आपको हर एक चीज़ 2 चीज़ ले जानी है। 2 काले स्केच ले जाने हैं, 2 ब्लू स्केच ले जाने हैं, 2 ब्लू पेन ले जाने हैं, 2 ब्लू स्केच ले जाने हैं। सारे के सारे आपको 2 चीज़ें ले जानी है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ट्रांसपेरेंट आपको पैड का प्रयोग करना है, वरना आपको वहाँ पर टीचर्स लोग बार बार तंग करेंगे। तो ये बात आपको सारी बातें ध्यान रखनी है बच्चों। आपको हम प्रॉपरली एक ऐसा वीडियो बना देंगे जहाँ पर आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा कि हमें क्या चीज़ ले जानी है, क्या चीज़ नहीं ले जानी है। सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो जय हिंद बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।